So, hello everyone. Today we are going to start 9th NCERT Science Chapter 1 Matters in Our Surrounding. ठीक है, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक करके सीरीज़ में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी चैप्टर्स की रीडिंग करेंगे, देन हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए होंगे वो भी कवर करेंगे एंड कीवर्ड्स भी कवर करेंगे. साथ ही में मैं आपको बताते चलूँगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ रीडिंग करने वाले हैं चैप्टर की, वो भी इस तरीके से कि आपको सभी चीज़ क्लियर होती चलेंगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने पहले से ही हाईलाइट किए हुए हैं कुछ पॉइंट्स चैप्टर में. रीडिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहेंगे ये चीज़ें, और इसका जो प्रिंटेबल PDF है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर. फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इसी से समझ में आ रहा होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या होती है? हमारी आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होता है उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं. ठीक है, मैटर. अभी मैटर हम देखेंगे कि क्या चीज़ होती है. जैसे कि एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, मतलब जब भी हम अपने आसपास देखते हैं एक लार्ज वैरायटी देखते हैं चीज़ों की जो अलग अलग शेप्स में, साइज़ में एंड टेक्सचर्स में होती है. ठीक है, शेप्स, साइज़ आपको पता है, टेक्सचर जो उसको मतलब जो उसका फिजिकल कंडीशन होगा, लाइक कोई चीज़ हार्ड है कोई चीज़ सॉफ्ट है तो वो उसका टेक्सचर होता है. ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. ठीक है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स, सब यूनिवर्स में जो सभी चीज़ें हैं सभी मटेरियल है, किसी मतलब सभी जो चीज़ें हैं किसी मटेरियल से मिलकर बनी हैं जिसको साइंटिस्ट ने नेम दिया है मैटर. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग. एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इवन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगी. ठीक है, चाहे कोई भी लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, और एक जो पार्टिकल होते हैं सैंड के आपने पार्टिकल्स देखे होंगे, इतने छोटे छोटे से सैंड के पार्टिकल्स होते हैं जब भी सैंड हम हाथ में लेते हैं या फिर देखते हैं. ठीक है, तो उन वो जो पार्टिकल्स हैं उनको भी हम मैटर ही कहेंगे. ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस. मतलब जो भी चीज़ें ये मैंशन की गई हैं, ये जो भी चीज़ें हमने रीड किया है वो क्या कर रही है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है या जगह को रोक रही है. ठीक है, इन्हें इसलिए मैटर कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम. मतलब इन सभी चीज़ों में मास भी प्रेजेंट है एंड वॉल्यूम भी प्रेजेंट है. जैसे कि मास जो भी जगह को ऑक्यूपाई कर रही है कोई भी चीज़, वो उसका मास कहलाएगा. ठीक है, कितना स्पेस कवर कर रही है वो. ठीक है, एंड वॉल्यूम जो उसकी कैपेसिटी होगी कि उसके अंदर कितना फिल किया जा सकता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. मतलब जो पहले के समय में ह्यूमन बींग्स थे वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कुछ इंडियन फिलोसोफर्स ने क्लासीफाई किया है मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में. ठीक है, द पंच तत्व, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं. ठीक है, और ये पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक है, मतलब जो पहले के फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स दिए हैं जिनसे मिलकर हर एक कोई भी जो भी मटेरियल है वो मिलकर इन्हीं से बना है. ठीक है, ये पंच तत्व आपको ध्यान रखने हैं कि अर्ली फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग कौन से 5 बेसिक एलिमेंट्स या पंच तत्व मेंशन किए गए हैं. ठीक है, और ऐसे ही ग्रीक के साइंटिस्ट थे, सिमिलर उन्होंने, मतलब ग्रीक के फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी सिमिलर क्लासिफिकेशन दी थी. ठीक है, बट आज के टाइम में मॉडर्न डे साइंटिस्ट, आज के समय के जो साइंटिस्ट हैं वो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन को मानते हैं मैटर की. ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकली वो कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी होगी. केमिकल नेचर मतलब जैसे कि अगर हम किसी मोमबत्ती को मतलब कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो उसमें से जो फ्लेम निकल रही है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो उसका थ्रेड, तभी वो हमको लाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसका केमिकल नेचर है. ठीक है, इन 2 चीज़ों के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन मैटर के लिए दी है. ठीक है, और इसी चैप्टर में हम लोग इस मैटर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि मैटर किससे मिलके बना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सेट्रा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है? फिजिकल मैंने आपको बताया, जो कैसा दिखाई दे रहा है, कैसी उसकी विजिबिलिटी है, कैसा कलर है, कैसा उसकी टेंडेंसी है, या फिर कैसा ही वो मतलब रिजिड है या कठोर है या सॉफ्ट है, इस तरीके से. ठीक है, वो उसका फिजिकल नेचर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल
द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कोई भी मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स थॉट द प्रिविलेज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। मतलब कि अर्ली टाइम से, बहुत समय पहले से ही दो धारणाएं मैटर के बारे में चलती आ रही हैं। जैसे कि एक धारणा जो होगी, वन स्कूल बिलीव्ड दैट द मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है। पहली धारणा क्या कहती है कि कोई भी मैटर है वो कंटिन्यूअस पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे कि वुड, ठीक है, उसमें कोई भी गैप नहीं होता उसके पार्टिकल्स के बीच में। वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। मतलब दूसरी धारणा क्या कहती है, दूसरा स्कूल क्या कहता है कि जो जैसे सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट के आपने पार्टिकल्स देखे होंगे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर कोई भी मैटर बना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मतलब इसी नेचर को देखने के लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं, या एक्टिविटी से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है 1.1, इसमें क्या बोल रहा है कि एक 100 ml का बीकर ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए, दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है, और उसको हाफ फिल कर दीजिए पानी से, ठीक है। ये हमने वाटर लेवल मार्क कर दिया है यहाँ पर। एंड जब भी हम उसमें शुगर या सॉल्ट ऐड कर देंगे, जैसे हम घर पर लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें शुगर ऐड करते हैं ना वाटर में, ठीक है। तो हमने शुगर ऐड किया, जब भी हम ऐड करते हैं शुगर जाकर नीचे बैठ जाती है वाटर में, एंड जो वाटर का लेवल है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अप हो जाता है, मतलब वाटर लेवल बढ़ जाता है। अगर हम इसको स्टिर करते हैं या स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करते हैं, तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वाटर के बीच में, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उनको कवर कर लिया है, या उनके बीच में वो डिसॉल्व हो गए हैं, जो हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब हमने शुगर ऐड किया, ठीक है, तब वाटर लेवल अप हुआ था। ऐसे ही जब हम उसको मिक्स करेंगे तो वाटर लेवल सेम रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं ना, उसमें आप कुछ और ऐड तो कर ही नहीं रहे हैं हम, तो वाटर लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस एक्टिविटी में इसी के बारे में बताया गया है कि जो शुगर है वो कहाँ डिसअपियर हो गई और वाटर के लेवल में क्या चेंज आया। ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटर का लेवल जब हम शुगर ऐड करेंगे तब रेस करेगा, एंड जब हम उसको मिक्स करेंगे, ठीक है, तब लेवल सेम ही रहेगा। और शुगर कहाँ गायब हो जाती है, जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं, तो वो जो शुगर के पार्टिकल्स है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हम लोग एक आइडिया लेकर चलते हैं कि कोई भी, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए थे, ठीक है, और हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हमें एक आइडिया लेकर चलते हैं कि जो कोई भी मटेरियल है या मैटर है वो किससे बना है, पार्टिकल्स से बना है, ठीक है। व्हाट इज़ देयर इज इन अ स्पून, स्पून में सॉल्ट और शुगर है जो हमने ऐड किया था, जिससे वाटर लेवल रेज कर गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है स्टेटमेंट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी हमने देखा कि पार्टिकल से मिलकर बना है, देन हम अब ये देखते हैं कि कितने ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स मैटर के हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि एक बीकर लेना है या एक ग्लास लेना है, उसमें 100 ml वाटर ऐड करना है, ठीक है। ये हमने वाटर ऐड किया, देन पोटेशियम परमैंगनेट, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये केमिकल है एंड इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, नेम याद रखना है अभी आपको। और इसके 2 या 3 क्रिस्टल्स हम लोग ऐड करते हैं इस 100 ml के वाटर में, ठीक है। तो ये कलर प्रोवाइड करता है, कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। देन इस प्रोसेस को हम आगे फर्दर बढ़ाते हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि इस डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे हमने एक 100 ml का वाटर बीकर लिया है, 100 ml वाटर लिया, उसमें 2-3 क्रिस्टल्स किसके ऐड कर दिए हमने, पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड कर दिए। देन ये देखो कितना डार्क कलर आ रहा है ना, पिंक कलर, ठीक है। अब इसमें से क्या किया हमने, 10 ml विड्रॉ कर लिया वाटर को, ठीक है, एंड दूसरे बीकर में हम ऐड कर रहे हैं उसे, और साथ ही में 90 ml वाटर और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 90 ml हमने वाटर और ऐड कर दिया, जिससे इसका कलर तो चेंज हुआ, थोड़ा सा मतलब लाइट हो गया, बट इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब हम, तो देखेंगे कि धीरे धीरे कलर जो है वो कम होता जा रहा है। बट ये किस वजह से, किस रीज़न से ये कम हो रहा है, क्योंकि जो इसके पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है अपने आप को स्मॉलर एंड स्मॉलर में ब्रेक करते हुए चले जाते हैं। तो मतलब जितना हम सोच सकते हैं ना, उससे भी बहुत छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, मतलब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। जैसा कि हमने देखा कि कलर तो कम हो रहा था, बट जैसे जैसे हम और वाटर ऐड करते जा रहे थे उसमें, बट ये स्मॉलर एंड स्मॉलर अपने आप में ब्रेक करते हुए जा रहा था अपने पार्टिकल्स को। तो इसी कारण से वो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को भी कलर प्रोवाइड कर सकता है,
है अबाउट थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन अ जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कि वन क्रिस्टल में ही, मतलब एक ही क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं, विच कीप ऑन द डिवाइडिंग देमसेल्फ, और वो अपने आप को छोटा और छोटा और छोटा तोड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी घर पर परफॉर्म करके देखना चाहते हैं तो आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल का भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि वाटर में ऐड करने से ये वाइट कलर प्रोवाइड करा देता है ना डेटॉल, देन उसको फर्दर हम आगे भी पोटेशियम परमैंगनेट की तरह इस एक्टिविटी की तरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। देन हम रीड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कीजिए कि अपनी बुक के साथ रीड करेंगे, और जो भी मैंने इसमें हाईलाइट की हुई हैं जो चीज़ें अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आपको अपनी बुक से पढ़ना और भी ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं अब हम लोग पार्टिकल की। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि वाटर में हमने शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल्स डाले थे और वो डिसॉल्व हो गए थे, ठीक है, और हमें पता नहीं चल रहा था कि शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए। तो वो क्या हुआ कि अपने आप को ब्रेक डाउन करते चले गए शुगर के पार्टिकल, एंड वाटर में डिसॉल्व हो गए, मतलब वाटर और शुगर के पार्टिकल्स आपस में डिसॉल्व हो गए हैं, और वो मतलब वाटर के पार्टिकल्स में शुगर के पार्टिकल्स ने अपनी जगह बना ली, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी पर बेस्ड है। जैसे इन एक्टिविटी 1.1 और 1.2 वी सॉ द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि यहाँ पर डार्क कलर आ रहा है, यहाँ पर लाइट कलर आ रहा है, या शुगर डिसॉल्व करने पे यहाँ पर ज़्यादा मीठा आ रहा है, यहाँ पर कम मीठा आ रहा है, ऐसा तो नहीं था ना। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे पानी के अंदर, ठीक है। Similarly, when we make tea, coffee, lemonade, particles of one type of matter got dissolved into other पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब क्या बता रहा है ये कि जब भी हम टी, कॉफ़ी, नींबू पानी ये सब बनाते हैं तो एक तरीके के पार्टिकल दूसरे तरीके के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दिस शोज देयर इज़ एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या दिखाती है इसकी कि एक तरीके के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस है दूसरे पार्टिकल के मिक्स होने के लिए या ऐड होने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या कहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं अपनी जगह से, ठीक है। और इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी और एग्जांपल ले लेते हैं 1.3। जैसे कि एक इंसेंस स्टिक, मतलब एक अगरबत्ती जो हम अपने मंदिर में या अपने घर में बर्न करते हैं, ठीक है, पूजा के टाइम। अब क्या करना है कि एक रूम है, उसके साइड में हमने एक ये इंसेंस स्टिक रख दी है। जब हम इसके पास खड़े हैं तो हमें स्मेल ज़्यादा, इसकी फ्रेग्रेंस जो है ज़्यादा फील होगी। जैसे ही हम इससे दूर जाते जाएंगे इसकी फ्रेग्रेंस कम होती चली जाएगी, ठीक है। और ऐसा ही अगर हम अभी तक हमने सिर्फ अगरबत्ती रखी थी, एंड अगर हम इसे थोड़ा सा मतलब जैसे बर्न कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, तो इसका टेम्परेचर जो है वो रेज करने लगता है, ठीक है। और तब इसकी इसकी फ्रेग्रेंस को हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम दूर से बैठे हुए भी जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू को फील कर पाते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो रेज करता है, और इसी कारण से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर तक पहुंच पाते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो टेम्परेचर को रेज करने पर, ठीक है, टेम्परेचर को रेज करने पर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी मूवमेंट। एक और एक्टिविटी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अब क्या करना है कि 2 ग्लास पानी आपको ले लेना है, और उसमें एक में क्या ऐड करना है, आपको रेड और ब्लू इंक डालनी है, ठीक है। एक कॉर्नर में पानी में आपको इंक डालनी है, और दूसरे ग्लास के वाटर में आपको क्या डालना है, हनी डालना है। अब इनकी कंसिस्टेंसी देखो, दोनों की अलग अलग है ना। तो हम इंक देखेंगे तो उसका फ्लो ज़्यादा होता है और हनी का फ्लो कम होता है। तो अब अगर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इंक ऐड किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जल्दी से मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो हनी है वो पहले जाके नीचे बैठ जाएगा शुगर के पार्टिकल्स की तरह, ठीक है। देन वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो इवनली जब मिक्स हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। जब ये अपने आप मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स है आपस में मिक्स हो जाते हैं बिना कुछ किए, तो उसे हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। और क्या करना है कि इसमें बीकर में ऐड करने के बाद और एकदम से उसका इमीडिएटली जो रिएक्शन आएगा या मिक्सिंग होगी तो उसको ऑब्जर्व करना है, देन उसको टेस्ट पर छोड़ देना है, और फिर से अपनी ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व
इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द ड्रॉप ऑफ हनी और इंक, ठीक है। तो इमीडिएटली आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि इंक तो जल्दी से स्प्रेड होती जा रही है, मिक्स होती जा रही है, जबकि हनी एक बार पहले जाकर बॉटम में बैठ जा रहा है और फिर वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स और डेज इट टेक फॉर लॉन्ग मतलब कलर ऑफ इंक स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर, मतलब इंक को कितने घंटे या कितने दिन लग रहे हैं इवनली वाटर में मिक्स होने के लिए, ठीक है। एक और एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, लेट्स रीड आउट दिस वन ऑल्सो। ड्रॉप ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अदर कंटेनिंग द कोल्ड वाटर। अब क्या बोल रहा है कि दो, जैसे कि हमने इंक और हनी ऐड किया था, तो ऐसे ही हम अब क्या ले रहे हैं कि एक तो हॉट वाटर ले रहे हैं और एक कोल्ड वाटर ले रहे हैं और दोनों में ही पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जब हम हॉट वाटर में डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स और इसमें डालेंगे कोल्ड वाटर में डालेंगे, तो अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर में पार्टिकल्स की मूवमेंट हाई हो जाती है, तो हॉट वाटर में वही चीज़ है कि जल्दी मिक्स हो जाएगा और कोल्ड वाटर में लेट मिक्स होगा, ठीक है। तो जब भी हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है, डिफ्यूज़न भी जल्दी होता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। जैसे कि अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर हम एक बॉल लेते हैं, ठीक है, उसे अपने हाथ में रखते हैं एंड ड्रॉप कर देते हैं फ्लोर की तरफ, जब ये गिरती है इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसे काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। जब फ्लोर पर आकर जब बॉल रुक जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो ये कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर रेजेज, जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेज कर जाता है, द पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी फास्टर हो जाती है। सो वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर में इंक्रीज हमने किया वो काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज हो जाता है पार्टिकल्स की, ठीक है। द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स देयर ओन विद ईच अदर, मतलब जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करके आए हैं, जब भी हमने रेस्ट पर छोड़ दिया है वाटर के अंदर सॉल्ट या किसी भी पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर छोड़ दिया, हनी को डालकर छोड़ दिया, इंक को डालकर छोड़ दिया, वो अपने आप से पूरा इवनली मिक्स हो जाता है। डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन दैम द पार्टिकल्स, मतलब जैसे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इन सभी पार्टिकल्स ने अपनी जगह बना ली। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, मतलब अपने आप से ही मिक्स हो जाना, ऑन देयर ओन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर, और जब भी हम टेम्परेचर को रीएज कर देते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो डिफ्यूज़न जो है अपने आप से तेज़ हो जाता है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो जब भी हम घर में नींबू पानी या लेमनेड बनाते हैं और शुगर ऐड करते हैं, तो देखा होगा कि हमने जब भी हम नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो वाटर रखा होता है उसमें अगर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं तो वो फास्टर डिज़ोल्विंग होगी, और जबकि हम अगर ठंडे पानी में उसी शुगर को मिक्स करेंगे तो वो लेट मिक्स होगी। तो जो डिफ्यूज़न है, जब टेम्परेचर रेज होता है या हीट प्रोवाइड कर दी जाती है तो डिफ्यूज़न अपने आप से ही तेज़ हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स है, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स है, वो अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे कि हमें 4 ग्रुप्स बनाने हैं, मतलब आप 4 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बना दीजिए एंड देन उसको ह्यूमन चेन्स बनाने के लिए फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा कि एक बैक टू बैक लॉक आर्म्स करेगा, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, अपनी आर्म्स को लॉक कर लेगा, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। दूसरा ग्रुप क्या करेगा, सिर्फ हैंड को होल्ड करेगा, और थर्ड ग्रुप सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स को टच करेगा। और फोर्थ जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा कि इन ग्रुप्स को तोड़ने का ट्राई करेगा कि इनके बीच में से वो कितना ईजीली पास थ्रू आउट हो सकते हैं। तो कौन सा जो ग्रुप है जिसको ज़्यादा, मतलब जिनके पार्टिकल्स के बीच में, मतलब ये जो हमने एक ह्यूमन चेन बनाई जिसमें एक ह्यूमन है, मतलब स्टूडेंट्स को हम क्या मान रहे हैं, एक पार्टिकल मानकर चल रहे हैं, तो जो कौन सी ऐसी चेन होगी जो ज़्यादा मतलब अपने पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और कौन सी है जो चेन इजीली ब्रेक हो जा रही है, ठीक है, ईजीएस्ट टू ब्रेक। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि देखो अब अगर हम ये वाले ग्रुप की बात करें, फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करें, अगर इसको कोई ब्रेक करने का ट्राई करेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं आपस में टाइटली लॉक्ड हैं, ठीक है, और इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए इसे ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम उस ग्रुप की बात करें, थर्ड ग्रुप की बात करें, जिसने सिर्फ क्या किया था, अपने फिंगर टिप्स को टच किया था, ठीक है,
वो इजीली ब्रेक हो जा रहा है क्योंकि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है और ईजीएस्ट टू ब्रेक है। एक अलग एक्टिविटी और दी गई है, एक और एक्टिविटी से इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे हम कुछ सामान लेते हैं, जैसे कि आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। एक आयरन नेल जिनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसे हम काफ़ी मुश्किल से हैमरिंग करने पर भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर चॉक की बात हम करेंगे तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ऐसे ही एक रबर बैंड, मतलब अगर हम इसे खींचेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ पर इतना एक्सेसिव फोर्स अप्लाई हो जाएगा जहाँ पर जाकर ये रबर बैंड क्या पार्टिकल्स जो है वो गिव अप कर देंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी कारण से रबर बैंड फोर्स लगाने पर टूट जाता है। और इसी तरीके से एक वाटर ले लिया कंटेनर में, देन हम जैसे कंटेनर में हमने वाटर लिया और उस फिंगर टिप की हेल्प से उसे कट करने का ट्राई कर रहे हैं। इसे कट करने में सक्षम है या एबल है इसको कट करने के लिए, बट अगर जैसे ही हम इसके वाटर के अंदर अपनी फिंगर ले जाते हैं तो ये पार्टिकल्स अपने आप से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये सरफेस इवनली हमें दिखाई देता है। तो इसी को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। अब इन एक्टिविटीज़ से पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, हम ये समझ पाते हैं कि इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स है अपने आप के एक दूसरे की तरफ पार्टिकल्स को खींचने के लिए, ठीक है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, और यही फोर्स इस मैटर के पार्टिकल को इकट्ठा रखने में हेल्प करता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हमने 3 चीज़ें ली थी, आयरन नेल, चॉक और रबर बैंड। तो तीनों के पार्टिकल्स में थोड़ा डिफरेंस था ना, थोड़ा डिफरेंस था कि इजीली ब्रेक हो रहे थे या कुछ फोर्स लगाने के बाद ब्रेक हो रहे थे और कुछ तो ब्रेक हो ही नहीं रहे थे, ठीक है। ये अलग अलग मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है। एंड ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम ये वाले क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी उसी लेक्चर में हम लोग इकट्ठे कंप्लीट करेंगे और कीवर्ड्स भी, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे अब। स्टेट्स ऑफ मैटर हम देखते हैं, स्टार्टिंग से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो मैटर है वो 3 टाइप्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड जो जो अपनी शेप को मेंटेन कर रख सकते हैं, लिक्विड जैसे कि वाटर, जूस एंड एक्सेट्रा, गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये 3 स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर की, अराइजेज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि किसी भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन होती हैं ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर्स, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम इन 3 स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। अपनी वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं, ना ही अपनी शेप को चेंज करते हैं। इनकी एक फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होती है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी कैन ऑब्जर्व ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ये अपनी बाउंड्रीज़ को सीमित रखने में सक्षम है कि ये अपनी बाउंड्रीज़ को नहीं छोड़ते हैं। एंड फिक्स वॉल्यूम्स, इनकी एक फिक्स वॉल्यूम भी होती है। दैट इज़ हैविंग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि किसी भी एक चीज़ को हम कंप्रेस करके उससे छोटी जगह में रख पाएँ, ठीक है। तो इनके पास इन्हें हम कंप्रेस कर नहीं रख सकते हैं, इसे और छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लेना है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो मैं हाईलाइट कर रखी है मैंने, ठीक है। हैव अ डेफिनेट शेप, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी डिस्टिंक्ट जो इनकी बाउंड्रीज होती है वो फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नहीं के बराबर होती है, ठीक है। सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जैसे आप एक पेन लेते हैं और उस पर एक आउटसाइडेड फोर्स लगाते हैं, क्या वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा? नहीं, वो ना ही अपनी शेप को चेंज करेगा, ना ही कंप्रेस होगा, बट वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, मे ब्रेक अंडर द फोर्स अप्लाई होने के कारण वो टूट सकता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सो दे आर रिजिड, तो इसीलिए हम इन्हें रिजिड या कठोर बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट द रबर बैंड? आप रबर बैंड के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये तो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, बट क्या ये फिर भी एक सॉलिड है, ठीक है। अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट, जबकि ये इनके जो भी हम जिस भी जार में इनको डाल देते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं, तो क्या ये एक सॉलिड है? ठीक है, क्योंकि इनकी तो शेप चेंज हो जाती है जार में डालने के बाद। और व्हाट अबाउट द स्पंज? एक स्पंज जो कंप्रेस हो जाता है, हम अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी शेप को छोड़कर कंप्रेस हो जाता है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि ये सभी चीज़ें सॉलिड है या नहीं? ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें सॉलिड हैं। कैसे? इनका रीज़न, A rubber band change shape under the force and retains the same shape when the force is removed। तो जो एक रबर बैंड होता है, जब भी हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, बट जब भी उससे फोर्स रिलीज हो जाता है या फोर्स हट जाता है तो वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसमें वापस आ जाता है। तो इसी कारण से इसे हम सॉलिड कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ जो शुगर और सॉल्ट थे, ठीक है, उनके जो क्रिस्टल्स थे, जो इंडिविजुअल जो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे होंगे ना आपने शुगर और सॉल्ट के, तो उनकी शेप जो क्या होती है, डेफिनेट होती है और ना ही ये शेप चेंज होती है। ठीक है, ये टूट सकते हैं बट ये शेप चेंज नहीं होती। बट जो इनका जो मतलब बहुत सारे जब ये क्रिस्टल्स आपस में इकट्ठे रखे जाते हैं और उन्हें किसी जार में डाला जाता है तो वो किसी जार की शेप ले लेते हैं। मतलब ये जो इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट का क्रिस्टल है, ठीक है, वो फिक्स ही रहता है, जबकि जो इसका ग्रुप होता है या फिर हम जैसे मुट्ठी भर शुगर या सॉल्ट को किसी जार में डालते हैं तो उनके जो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं वो जार का शेप लेते हैं, ना कि इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स। ठीक है, वहीं एक जो स्पंज होता है उसके बीच में काफ़ी सारे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं जिन्हें हम एयर पॉकेट्स बोलते हैं या मिनट्स होल्स बोलते हैं। इनके अंदर एयर ट्रैप्ड रहती है या एयर हवा भरी रहती है। जब हम इसे प्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एयर एक्सपेल्ड आउट, मतलब हवा बाहर आ जाती है और हम इसे कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, यही थी हमारी सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट। कुछ चीज़ें हमने देखी थी सॉलिड में कि इनकी फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स बाउंड्रीज और कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। वही चीज़ अगर हम लिक्विड स्टेट में देखेंगे तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ये कंटेनर का शेप ले लेते हैं। जब भी जैसे कि अगर हम एक ग्लास में पानी डालते हैं और ग्लास के बाद अगर वही पानी अगर एक बाउल में डाल देते हैं तो वो क्या होगा कि ग्लास की शेप से बाउल की शेप ले लेगा, बट इनकी जो वॉल्यूम होती है, जैसे कि हमने इसमें 100 ml वाटर डाला, ठीक है, और वही 100 ml वाटर हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, ग्लास से किसमें डाल रहे हैं, बाउल में डाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे आके क्या ये कम या ज़्यादा हो जाएगा पानी? नहीं होगा, ये 100 ml ही रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लिक्विड स्टेट मेटल्स होते हैं उनकी फिक्स शेप तो नहीं, बट क्या उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ये लिक्विड स्टेट के कुछ एग्जांपल्स हैं। द कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप पुट 50 ml ऑफ लिक्विड, और क्या करना है कि उसे मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करना है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको मैंने बताई है कि 100 ml जो वाटर है उसकी वॉल्यूम फिक्स ही रहेगी। नेक्स्ट इज वट विल हैपन दीज लिक्विड्स आर स्पेल्ट ऑन फ्लोर। जब भी ये फ्लोर के ऊपर बिखर जाते हैं जैसे कि पानी या कुकिंग ऑयल, तो इनके साथ क्या होता है, तो मतलब ये कोई भी शेप ले लेते हैं ना, ऐसा कोई डेफिनेट शेप तो है नहीं कि गिरने के बाद जैसे बॉक्स है तो बॉक्स जैसा ही रहेगा गिरने के बाद, बट जो लिक्विड है अपनी किसी भी शेप में नहीं गिरते। या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं, जो ये टेढ़ी मेढ़ी जो शेप बनती है इसे क्या बोल देते हैं हम, स्प्लैश। लिक्विड फ्लोर पर गिरा है, वो टेंडेंसी मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे और अर्थ के बीच में उसे कम कर देता है। और इन सब चीज़ों से हम क्या देखते हैं, लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, कि लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, और ये शेप ले लेते हैं किसकी, कंटेनर की, इन विच दे आर केप्ट, जिसमें ये रखे जाते हैं। ठीक है, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो शेप अपनी चेंज कर सकते हैं तो इन्हें हम रिजिड नहीं कहेंगे, कठोर नहीं कहेंगे, बट कैन बी कॉल्ड द फ्लूइड। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। वी सॉ दैट द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, और जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं सॉलिड थे शुगर और सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट, और वो क्या हुआ, जो वाटर था लिक्विड में डिसॉल्वेबल थे, डिफ्यूज़ कर पा रहे थे अपने आप को। ऐसे ही हम गैस के बारे में देखते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो क्या वो भी वाटर में लिक्विड में डिसॉल्व हो पाती है? तो हाँ, मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ, सभी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए ब्रेथ करना या सांस लेना आवश्यक होता है फॉर द सर्वाइवल, जीने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीद अंडर वाटर, मतलब जो फिशेज़ हैं या प्लांट्स हैं पानी के अंदर, उन्हें भी तो ज़रूरी है ना ब्रीद करना सर्वाइवल के लिए। तो वो क्या होता है कि जो अंडर वाटर, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसी के प्रेजेंस के कारण अपनी ब्रीदिंग कर पाते हैं। वी मे कंक्लूड दैट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज है वो क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड इनटू लिक्विड्स, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन, ठीक है, हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। मतलब जो लिक्विड है, अगर हम एक इंक डाल दें और एक सॉल्ट या शुगर डाल दें वाटर के अंदर, तो कौन सा ज़्यादा जल्दी घुल जाएगा उसके अंदर, तो वो होगी इंक।
तो जो लिक्विड है उनका डिफ्यूज़न है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। ये किस कारण से हो पाता है? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होगा कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है गैसियस स्टेट। हैव यू ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। मतलब हम लोग देखते हैं कि एक बैलून सेलर है जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिर्फ एक ही सिलेंडर को यूज़ करके बैलून्स को फिल कर पाता है। तो ये किस कारण से होता है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी लो होती है या नेग्लिजिबल होती है। वहीं अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो इनकी मॉडरेट होती है, कुछ हद तक हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम गैस की बात करें तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जिसके कारण एक छोटी सी जगह में भी हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में गैस को स्टोर कर रख पाते हैं। यही आपने देखा होगा कि घर में जो LPG गैस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, एक जो सिलेंडर होता है वो कितना ही होता है शेप में, बट उसका यूज़ करते हैं हम लोग तो कितने ज़्यादा टाइम तक हम उसे यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, यही हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एक इंजेक्शन की सिरिंज ली, मतलब इंजेक्शन लेते हैं हम लोग एक, और उसे आगे से सिरिंज रिमूव करने के बाद एक रबड़ कैप से कवर कर देते हैं। और वहीं अगर हम पिस्टन को पीछे की तरफ खींचने का ट्राई करते हैं तो क्या इजीली हम इसे खींच पाएंगे, निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ से एयर जो है वो एंटर नहीं कर पा रही है। और अगर हम यहाँ पर बंद करने के बाद इसे प्रेस करने का ट्राई करते हैं, इसे वापस डालने का ट्राई करते हैं, तो ये कितनी ज़्यादा अंदर तक आ जाता है, क्योंकि जो गैस है वो काफ़ी हद तक कंप्रेस होकर सिर्फ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे से अंदर की साइड आ सकता है। ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं LPG गैस का, कि हम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एक LPG गैस के सिलेंडर को यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस करने का ट्राई करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही CNG के व्हीकल्स में आपने देखा होगा कि एक छोटे से सिलेंडर में हम जो गैस स्टोर कर पाते हैं, कंप्रेस्ड गैस स्टोर कर पाते हैं, उसे काफ़ी दूर तक हम लोग ट्रैवल कर पाते हैं। वो इसी प्रॉपर्टी के कारण होता है कि जो गैस है हाईली कंप्रेसिबल है। वी कम टू नो व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। ठीक है, तो हम किचन में अंदर जाने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि किचन में क्या पकाया जा रहा है, बाय द स्मेल ऑफ द पार्टिकल्स रीचेज यूर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आपकी नॉस्ट्रिल्स तक पहुंचते हैं, जिससे आप ये पता लगा पाते हैं कि किचन में क्या पक रहा है। क्योंकि जो गर्म फूड होता है, टेम्परेचर हाई होता है उसका, एंड उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी तेज मूवमेंट कर पाते हैं। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस? क्योंकि इसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज मूव कर पाते हैं, इसीलिए हमारे पास जल्दी से वो खुशबू आ पाती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। और वो क्या होता है, जो फूड का अरोमा होता है या पार्टिकल्स होता है वो क्या होते हैं, एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, मतलब बहुत जल्दी हमारी नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच जाते हैं, कंपेयर्ड विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। एयर के अंदर जो गैसेस का डिफ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट द हाई स्पीड। ठीक है, जो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं और हाई स्पीड में मूव कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। ठीक है, तो एक पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं और कंटेनर के वॉल्स को हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो जो बोलते हैं ना कि गैस का जो प्रेशर है, ठीक है, वो इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी फोर्स के कारण ही अप्लाई होता है, एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो सॉलिड है इनके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी हद तक क्लोज है। ठीक है, या फिर इनके पास एरिया नहीं होता मूव करने के लिए, तो वो एक डेफिनेट शेप में ही वाइब्रेट कर पाते हैं। जब भी, जैसे कि अगर हम इसे मारेंगे किसी भी सॉलिड प्लेट के ऊपर, हैमरिंग करेंगे या उसे किसी भी चीज़ से, चम्मच से, स्पून से पीटने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या अपनी शेप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता और वो अपनी एक डेफिनेट शेप में ही सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। जबकि वहीं अगर हम लिक्विड में देखें तो जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है, फ्रीली रैंडमली तो नहीं कह सकते, बट फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट एक लिमिट तक। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी बैलून में, एक छोटी सी जगह पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, और जो आपस में जब ये टकराते हैं तो एक फोर्स क्रिएट करते हैं। स्टेट्स, क्या कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? सॉलिड से गैस में जा सकता है, लिक्विड में जा सकता है, या लिक्विड से सॉलिड या गैस में आ सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सॉलिड एज आइस, वाटर से ही तो बनी है ना। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, जब ये अपनी शेप को चेंज करता है, सॉलिड बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, तब ये सॉलिड हो जाता है। ऐसे ही अगर जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ठीक है, और सॉलिड होगा तो आइस बन जाएगा। और अगर इसे हम गैस में चेंज करेंगे तो ये वाटर वेपर्स बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में।
ठीक है, ये क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। मैटर की स्टेट चेंज के ड्यूरिंग में क्या होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स, हाउ डज इट चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। तो ये स्टेट चेंज कैसे होता है, तो ये किस कारण से चेंज कर पाते हैं अपने स्टेट को, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। और सेकेंड टर्म होती है चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के कारण कोई भी मैटर अपनी स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे कि बीकर में हम लोग आइस ले लेते हैं और एक बर्नर की हेल्प से इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, लाइक दिस डायग्राम इज शोइंग, ठीक है। जैसे कि हमने एक बीकर में क्या ले लिया, आइस ले ली, एंड उसे हम एक बर्नर की हेल्प से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या देखेंगे हम इसका साथ में आपको क्या करना है कि टेम्परेचर भी इसका ऑब्जर्व करते हुए जाना है। तो सिर्फ ये बीकर को टच नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आइस को टच होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर आगे से जो इसका हेड है। तो क्या करें, जब तक ये गैस इसे मतलब हीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, जब तक ये अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक ये अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे ही वाटर स्टेट में आ जाएगा और थोड़ा हीट जब हम इसको प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा कि ये अपने टेम्परेचर को रेज करने लगेगा और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। जब भी हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं विद द ग्रेटर स्पीड, और ज़्यादा स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटिंग ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी सप्लाइड की जाती है हीट के द्वारा, ओवरकम्स द फोर्सेज, वो सभी फोर्सेज से ऊपर हो जाती है और पार्टिकल्स के स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। द पार्टिकल्स लीव्स देयर फिक्स पोजीशन, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स्ड शेप को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एट अ स्टेज ऑफ रीचेज व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, जहाँ पर आइस मेल्ट हो रही थी या सॉलिड मेल्ट कर जाता है, एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू द लिक्विड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, क्या होता है कि एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर सॉलिड मेल्ट कर जाता है, ठीक है। मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जहाँ पर जो सॉलिड अपनी स्टेट छोड़कर लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसे और हाईलाइट कर दीजिएगा, एटमॉस्फेरिक द मिनिमम टेम्परेचर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, जहाँ पर सॉलिड मेल्ट हो जाता है टू बिकम अ लिक्विड, ठीक है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ और हाईलाइट कर लेना। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये क्या दिखाता है मेल्टिंग पॉइंट, कि जो कोई भी मैटर है जहाँ पर वो मेल्ट कर गया तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना ज़्यादा कितना मतलब अट्रैक्टिंग फोर्स है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज दिस, ठीक है, मतलब 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज द फ्यूजन। जहाँ पर प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, जो सॉलिड स्टेट अपनी स्टेट को छोड़कर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है। जैसे कि डिफ्यूजन एक टर्म थी, ऐसे ही फ्यूजन एक टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन सेम। जहाँ पर एक सॉलिड मेल्ट करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आइस जब तक अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, जहाँ पर मेल्ट हो रही है, तो वो अपना टेम्परेचर सेम रखेगी। सो वेयर डज हीट एनर्जी गो, तो उस समय में हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, तो वो हीट एनर्जी किस में जा रही है, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हेल्प कर रही है, तो वहाँ पर वो एनर्जी उसमें अप्लाई हो रही है, ठीक है। यू मस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, ठीक है। जहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आने से पहले टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। दिस हैपन्स इवन थॉट वी कंटिन्यू द हीट बीकर, और मेल्ट होने के बाद जब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, और हीट को कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहते हैं। दिस हीट गेट यूज्ड इन द चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो ये फिर से अपने आप को मैटर अपने स्टेट चेंज के लिए उस एनर्जी को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अगर कंटिन्यूसली हम उस वाटर को हीट प्रोवाइड करते रहते हैं तो वो अपना स्टेट छोड़कर वाटर वेपर्स में चेंज होता जाता है। लिक्विड स्टेट में वाटर था, वाटर वेपर्स बनने के बाद वो अपने मतलब वाटर वेपर्स जो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म होता है वाटर का, उसमें चेंज हो जाते हैं। एज हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी रेज इन द टेम्परेचर। जैसे कि आइस ने क्या किया था कि हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था बिना टेम्परेचर चेंज शो किए। इट इज़ कंसीडर इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, और ये बीकर के कंटेंट में हाइड कर गया था, नॉन एज द लेटेंट हीट, और इसे हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं। जब जो आइस मेल्ट हो रही थी, ठीक है, जो यूज़ कर रही थी, तो कुछ एनर्जी जो है बीकर के
बीकर के अंदर जो है स्टोर होती जा रही थी, उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। ठीक है, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। तो जो वर्ड है लेटेंट है, इसका मतलब ही क्या है, हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू द लिक्विड। जहाँ जो 1 किलो सॉलिड है, 1 किलो आइस है, ठीक है, 1 kg आइस को वाटर में चेंज करने के लिए जो भी हीट अमाउंट यूज़ होगी, हीट एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है, लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक रीच करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, जहाँ पर जो सॉलिड है वो जो सॉलिड है लिक्विड में चेंज हो रहा था, ठीक है, उसे हम फ्यूज़न बोल रहे थे। बट जो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज़ होगी, उसे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब जो वाटर है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर और आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो है एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द आइस। वैन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर पार्टिकल्स एंड स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो क्या होगा कि जो एक हम आइस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देंगे एज कम्पेयर टू द आइस। एट अ सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट रीच when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction। तो मतलब हीट एनर्जी प्रोवाइड करते करते वाटर के पार्टिकल्स एक ऐसे पॉइंट पर रीच कर जाएंगे जहाँ पर वो दूसरे पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर हो जाते हैं और अपने आप में फ्रीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, फ्रीली फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू द गैस। जहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं या एबल हो जाते हैं फ्रीली मूव करने के लिए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, और वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देते हैं एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। और जहाँ पर वो बॉयल होना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रीली मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, दूसरे पार्टिकल्स हैं उसको छोड़कर हवा में फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं पार्टिकल्स, तो उसका वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमिनन। तो ये जो ऐसा नहीं है कि हमने एक ड्रॉप डाला वाटर का और हम बॉईल कर देंगे उसे, हमें एक बल्क क्वांटिटी मतलब कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में, कम से कम एक कटोरी या एक गिलास आपको पानी लेना पड़ेगा, जिसमें से एक बॉइलिंग पॉइंट रीच करने पर वो धीरे धीरे वाटर वेपर्स में चेंज होते हुए दिखाई देंगे। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी। मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। जैसे कि हम एक वाटर का कंटेनर लिया हमने और उसे हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो ये देखेंगे आप लोग कि बीकर का जो साइड गर्म है, बीकर जो है पहले गर्म होगा तभी तो ये बॉइलिंग करना स्टार्ट करेगा ना वाटर। तो जो ये इसके आसपास जो वाटर होगा, जो ये पार्टिकल जो आसपास के पार्टिकल्स होंगे, ये वाले पार्टिकल्स बीकर के आसपास के, वो पहले फ्री होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि वो इन पार्टिकल से पहले अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर जाएंगे जहाँ पर वो ईजिली फ्री होकर मूव कर पाएंगे। फॉर द वाटर टेम्परेचर इज 373 केल्विन, जिसे हम मेजर करते हैं। जैसे अगर 100 डिग्री सेल्सियस लेना है तो ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें इतना ऐड करना होता है, और केल्विन में से अगर हम डिग्री सेल्सियस निकालते हैं तो उसमें से 273 को माइनस करना होगा। यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की क्या आप लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हैं? डू इट इन द सेम वे वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे फ्यूजन की लेटेंट हीट को डिफाइन किया है, इसी सिमिलर वे में हम वेपराइजेशन की लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी यूज़ हो रही थी तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाई थी। ऐसे ही अगर हम लिक्विड को गैसियस फॉर्म में, और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 kg होनी चाहिए, ठीक है, 1 kg ऑफ लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, ठीक है। पार्टिकल्स इन द स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट द 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर वाटर वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रीच कर जाते हैं और इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पर वो फ्रीली मूव कर पाएँ। दिस इज बिकॉज ऑफ पार्टिकल स्टीम हैव अब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जहाँ पर वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्व कर लेते हैं पार्टिकल्स, तो वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज करता है, और लिक्विड स्टेट को जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। वहीं अगर हम किसी गैस को कूल करते हैं, इधर ठंडा करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट को जब कूलिंग प्रोवाइड की जाती है तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने के लिए वाटर है, जो वाटर वेपर्स हैं, जब भी वो ठंडे होते हैं तो क्या होता है कि वाटर में चेंज होने लगता है। जैसे कि सर्दियों में आपने देखा होगा कि फॉग जो होती है, हवा में फॉग होती है, जो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो जो लीव्स होती है या किसी भी चीज़ पे हमें वाटर फील होना स्टार्ट होता है, वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती हैं, तो वो कूलिंग के कारण ही होती है। इसे और ज़्यादा ठंडा कर दें, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, तो आसमान से ही वो बर्फ़ गिरती है, वो इतना कूलिंग पॉइंट वो रीच कर जाता है वाटर कि वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और आसमान से बारिश की बूंदों की जगह बर्फ़ गिरती है। सो
वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये टेम्परेचर चेंज के कारण क्या होता है कि कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। वी हैव लर्नड दैट द सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज द स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम द लिक्विड टू गैस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, बट देयर आर सम चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। क्या हम अब जैसे कि हमने देखा सॉलिड से लिक्विड बन रहा था और लिक्विड से गैस बन रहा था। ठीक है, तो क्या हम इसे छोड़कर सिर्फ सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, हम ये गैसियस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे या फिर हम गैसियस फॉर्म को डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ तो गैसियस फॉर्म से, जैसे कि CO2 होती है, जिसे हम CO2 को डायरेक्टली हम ड्राई आइस में, CO2 गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे डायरेक्टली हम ड्राई आइस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि कैम्फर, टेक सम कैम्फर, अल्मोनियम क्लोराइड, कैम्फर ही ले लेते हैं। ठीक, कैम्फर मतलब कपूर। ठीक है, कपूर ले लेते हैं और क्या करते हैं, इसे क्रश करते हैं और उसे एक प्लेट में या डिश में, किसी भी कंटेनर में हम लोग रखते हैं। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, और क्या कहते हैं कि एक फनल को इसके ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। ठीक है, क्रश करने के बाद तो क्या होता है, जब भी हम इसे जलाते हैं, ठीक है, नीचे से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड जो या कैम्फर होता है, वो क्या होता है, इसका सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, नल के साइड्स में जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, जहाँ पर सॉलिड लिक्विड से लिक्विड ना बनकर सीधा गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस, जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कोई भी मैटर चेंज होता है तो उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो मैटर था वो अपने स्टेट को किस लिए चेंज कर रहा था, टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो इसलिए जो भी मैटर है वो क्या कर रहा था, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब उसी तरीके से टेम्परेचर की जगह जब हम प्रेशर में चेंज लाते हैं तो स्टेट चेंज हो जाती है मैटर की। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैटर की स्टेट है वो चेंज हो जाती है इन द डिफरेंस ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल अगर बिल्कुल साथ साथ में लगे होंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा अगर इनमें स्पेस आ जाएगा तो वो लिक्विड हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा ही स्पेस है तो वो गैसियस फॉर्म हो जाएगी मैटर की। ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन कंप्रेस्ड गैस। एक मतलब कंप्रेस्ड गैस है, मतलब एक सिलेंडर जो होता है, ठीक है, ये एक गैस फिल है इसके अंदर। जब इसे हम प्रेशर डालना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पिस्टन दबाना स्टार्ट करते हैं, तो ये धीरे धीरे कंप्रेस्ड होना स्टार्ट होती है, और एक टाइम पर ये जाकर यहाँ पर, जैसे मतलब एक सिलेंडर है ये, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर जब प्रोवाइड किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, या LPG हमारे घर में जो प्रोवाइड की जाती है, तो वो गैस से फिल होती है। जब भी हम एक पिस्टन दबाने का ट्राई करते हैं, यहाँ से पिस्टन लगा होता है सिलेंडर्स में, और जब ये इसको दबाना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम पर ये क्या होता है कि प्रेशर के कारण जो गैस है वो इकट्ठी होकर यहाँ पर लिक्विड स्टेट में कलेक्ट हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, तो ये गैस सिलेंडर को फिल किया गया किसी भी गैस से, और जो ये पिस्टन है इसे धीरे धीरे प्रेस करना स्टार्ट किया गया, और एक टाइम पर क्या हुआ कि प्रेशर के कारण गैस ने अपना स्टेट छोड़कर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह में ही कलेक्ट हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला, अप्लाइंग फोर्स एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, मतलब अब फोर्स को अप्लाई किया और टेम्परेचर को रिड्यूस किया, मतलब मीन्स टू कूल कर दिया। ठीक है, और कैन लिक्विफाई द गैसेस, जिसके कारण जो गैस है वो लिक्विफाइड हो गई है। हैव यू हेयर द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ड्राई आइस कहा जाता है जिसे। ठीक है, इट इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर स्टोर की जाती है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट ऑन द डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। वो क्या होता है कि जो ड्राई आइस बनाई जाती है वो धीरे धीरे क्या होता है कि हमने देखा होगा कि ना शादी या किसी पार्टी में ड्राई आइस को एक मटके में डाल दिया जाता है, देन उसका टेम्परेचर जब रिड्यूस होने लगता है वो स्मोक की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में बाहर आने लगता है। जो फ्लोर पे वाइट आपको स्मोक दिखाई देता है ना, वो CO2 के कारण ही होता है। एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में आने की बजाय वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो यही रीज़न है कि जो आइस बनाई गई CO2 से आइस बनाई गई, वो लिक्विड बिना लिक्विड फॉर्म की चेंज हुए किस में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड
ठीक है, इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डेटरमाइंस द स्टेट ऑफ, किसी भी मैटर का जो स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। रेदर इट विल बी द सॉलिड लिक्विड और गैस, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सभी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं, इस पर डिपेंड कर रही है, उनकी प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। ठीक है, ये डायग्राम आपको ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड बनेगा तो इसे फ्यूज़न, सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो इसे फ्यूज़न बोलेंगे, और इसका अपोजिट क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन। मतलब जैसे किसी वाटर को जब हम कूलिंग प्रोवाइड कर देते हैं तो ये आइस में चेंज हो जाता है, तो उसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करेंगे वेपराइजेशन बोलेंगे, और गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसे कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस बन रही है, गैस को बनाया जा रहा है तो इसे सब्लिमेशन बोलेंगे, और गैस से सीधा अगर सॉलिड फॉर्म में चेंज किया जा रहा है तो उसे डिपोजिशन बोलेंगे। तो ये को ध्यान रखना है, ये डायग्राम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन टर्म क्या होती है, इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाना, जो वेपोराइजेशन होता है उसे ही कहते हैं। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पर हीट प्रोवाइड की जाती है, और इवेपोरेशन क्या होता है कि अपने आप से जो वाटर वेपर्स हैं वो चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को गैसेस फॉर्म में। ठीक है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हमेशा हमें हीट और प्रेशर को चेंज करना होगा किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरी डे वेयर यू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स लाइक प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बिना कोई लिक्विड है जो अपने बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर किए ही क्या होता है कि वाटर वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जब भी हम कपड़े धूप में सुखाते हैं या फिर कपड़ों को सुखाने के लिए हम लोग जब डालते हैं तो उसमें से जो वाटर है बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए या हीटिंग प्रोवाइड किए क्या करता है, वाटर वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे वाटर वेपर्स में चेंज होते जाते हैं और पानी जो कपड़े हैं वो हमारे सूख जाते हैं। सेम एज इट इज़ पानी जब फ्लोर पर गिर जाता है पानी अगर, तो वो धीरे धीरे अपने आप से ही सूख जाता है बिना कुछ किए। वो किस कारण से होता है, वहाँ पर बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए ही वाटर अपने आप को वेपर्स में चेंज करना स्टार्ट कर देता है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स, जब भी हम पानी को खुला छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वाटर वेपर्स में चेंज होने लगता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, सूखे जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वाटर अबव, टू एग्जांपल्स, इसमें वाटर के साथ क्या हो रहा है, तो वाटर बिना ही पानी बॉइलिंग पॉइंट रीच किए क्या हो रहा है कि वाटर वेपर्स में चेंज हो जा रहा है, भाप बनकर उड़ जा रहा है। ठीक है, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कोई भी मैटर होता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑलवेज मूव करते रहते हैं, मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट पर नहीं जाते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, मतलब एक टेम्परेचर पर जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों ही चीज़ों में पार्टिकल्स जो हैं मूव करते रहते हैं। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस क्या होता है कि इन जोल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी का फ़र्क होता है। जैसे कि गैस की काइनेटिक एनर्जी, गैसियस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। ठीक है, इन द केस ऑफ लिक्विड्स वेट अ सेकेंड आ गया, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट अ सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो लिक्विड है यहाँ पर वाटर है, एक ये इसका सरफेस है, तो काइनेटिक एनर्जी किन पार्टिकल्स में ज़्यादा होगी, इन पार्टिकल्स में जो ये सरफेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दीज पार्टिकल्स। ठीक है, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी स्लो होगी क्योंकि यही पार्टिकल्स जो हैं ऊपर से उड़ना स्टार्ट करेंगे, देन जो ये नीचे वाली लेयर आएगी इनकी पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता जाएगा। ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर्स, और क्या होता है कि वाटर वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दिस फेनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर्स, ठीक है, इस फेनोमिनन को जो लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना ही अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच किए, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो क्या होता है कि जो जहाँ पर भी कोई भी चीज़ अपने बॉइलिंग पॉइंट को बिना रीच किए जहाँ लिक्विड वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट कर देता है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये टर्म। फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ इवेपोरेशन, अब फैक्टर इफेक्टिंग क्या होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, जैसे कि एक सनी डे है और एक क्लाउडी डे है, अगर हमने एक कपड़े सुखाने के लिए बाहर डाले हैं और क्लाउड्स बने हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी उस पर नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इवेपोरेशन लो हो जाएगा। और अगर वहीं एक कपड़ा अगर सूरज की रोशनी में, मतलब सनलाइट के सनी डे में अगर सुखाने के लिए डाला है तो इसका इवेपोरेशन तेज़ होगा कि वो जल्दी सूख जाएगा एज़ कम्पेयर टू क्लाउडी डे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक्टिविटी को रहने देते हैं एंड फर्दर मूव ऑन करते हैं।
रीड करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, ठीक है। जैसे कि इन एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी ग्लास में पानी रख दें और एक प्लेट में प्लेट जो होती है हमारे घर में, अगर उसमें हम पानी को रख दें तो क्या होगा कि जो प्लेट वाला जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होकर उड़ जा रहा है या जल्दी सूख जा रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। गिलास का जो सरफेस एरिया है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्लेट, ठीक है। इसी कारण से क्या हो रहा है कि इवेपोरेशन गिलास में क्या होगा कि कम होगा और जो प्लेट है उसमें इवेपोरेशन तेज़ होगा, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और वही एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो क्लाउडी डे वाला और सनी डे वाला, जिसमें यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ए डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, जैसे कि एक सर्दी का टाइम हो जहाँ पर फॉग है, बहुत ज़्यादा धुंध है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम कपड़ा कोई डाल देते हैं तो वो गीला हो जाएगा और ना ही जल्दी से सूखेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और ऐसे ही अगर हम गर्मियों के अंदर अगर जब कपड़े सुखाते हैं तो वो कितनी जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ड्राई एटमॉस्फेयर होता है। तो ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा, और जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किसी नॉर्मली हम किसी कपड़े को सुखा रहे हैं, ठीक है, और एक वहीं हमने फ़ैन के आगे कपड़ा सुखाया हुआ है, तो कौन सा कपड़ा ज़्यादा जल्दी सूखेगा? ये वाला कपड़ा ना जो फ़ैन के आगे लगाया है हमने, ठीक है, फ़ैन के आगे वाला कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वहाँ पर विंड स्पीड इंक्रीज़ होगी। जहाँ पर विंड स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर इवेपोरेशन तेज़ होगा, और जहाँ पर विंड स्पीड कम होगी, हवा की गति कम होगी, वहाँ पर इवेपोरेशन भी कम होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाउ डज द इवेपोरेशन कोज कूलिंग। अब जो इवेपोरेशन होता है उसके कारण से कूलिंग कैसे फील होती है, ठीक है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन द इवेपोरेटिंग। अब खुला कोई बर्तन होगा, उसके अंदर से पानी क्या होगा, इवेपोरेट होता रहेगा, इवेपोरेशन होता रहेगा। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो आसपास से क्या करते हैं, एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि एक ठंडे पानी का ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी रखा हुआ है, ठंडा पानी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो आप आसपास देखते हैं कि आसपास जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एनर्जी लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉप्स दिखाई देती हैं, ठीक है। जो पानी की बूंदें, जो पानी इकट्ठा हो जाता है, वो क्या होता है कि आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी को लूज़ करके इस सरफेस पर जम जाते हैं, ग्लास के सरफेस पर जम जाते हैं। इसीलिए आपको जो ग्लास के सरफेस पर वाटर ड्रॉप्स जो है, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है हवा में, वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर ड्रॉप्स में चेंज होता है। ग्लास के साइड में आपको यहाँ पर दिखाई देता है ना पानी, ठंडे पानी के ग्लास में, वो इसीलिए है, कूलिंग इफेक्ट है। और जैसे कि हम गर्मियों में हमें जब स्वेट आता है, ठीक है, पसीना आता है, और उसके बाद जब हमें हवा लगती है, ठीक है, हम हवा के आगे बैठ जाते हैं, तो क्या होता है कि हमें जो कूलिंग फील होती है वो किसके कारण होती है, जो हमारा स्वेट है वो सूखना स्टार्ट करता है और आसपास से एनर्जी गेन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो क्या करते हैं, स्वेट के मॉलिक्यूल्स एनर्जी को अब्जॉर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी क्या कहा जाता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आसपास की एनर्जी को जो अब्जॉर्व किया जा रहा है, अब्जॉर्व हो रहा है, तो वो क्या होता है कि आसपास की जगह को ठंडा बना देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन किसका कारण बनता है, कूलिंग का, ठीक है। वट हैपन्स व्हेन यू पॉर सम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर को जब हम अपने हाथ पर डालकर देखते हैं तो वो क्या होता है कि ठंडक का एहसास कराता है, क्योंकि उसका जो इवेपोरेशन है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है कि वो थोड़ा सा ही हमने छोड़ा और वो काफ़ी जल्दी से उड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इस कारण से वो क्या ठंडक का एहसास भी ज़्यादा कराता है। द पार्टिकल्स गेन द एनर्जी फ्रॉम द पाम। हमारे पाम से वो क्या करता है, एनर्जी को गेन कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो इस कारण से हमें ठंडा फील होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे द पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। मतलब अपनी छत, जो तेज़ धूप के बाद क्या होता है कि लोग जगह को ठंडा करने के लिए, अपनी छत को ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करते हैं इन ओपन ग्राउंड, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स द कूल द हॉट सरफेस। मतलब जो वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब उड़ जाने की शक्ति है, वो किसका कारण बनती है, कूलिंग का कारण बनती है सरफेस के। कैन यू सीट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डेली लाइफ, वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। डेली लाइफ से अपने ऐसे एग्जाम्पल्स और बता सकते हैं जहाँ पर आपको इवेपोरेशन से कूलिंग फील होती हो, ठीक है, जैसे कि स्वेटिंग का वाला केस, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो डेली लाइफ से आप रिलेट कर सकते हैं।
वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं समर में, तो वाटर को अब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल करता है, ठीक है, स्वेट को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल रहता है, तो इसीलिए वो क्या करता है कि वाटर को स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी से और इवेपोरेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण से क्या होता है, कूलिंग का फील होता है, ठीक है, बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी कीप अस कूल, और इसी कारण से हमारी बॉडी का मैकेनिज्म हमें कूल रखता है, ठीक है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं सरफेसेस पे, ठीक है, लिक्विड के, वो क्या करते हैं, आसपास की जगह से एनर्जी को गेन करना स्टार्ट करते हैं, इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, और द बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स, और क्या करते हैं कि वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल, तो जो वेपराइजेशन जो एनर्जी गेन कर रहा है, तो वो हमें किस चीज़ का एहसास करा रहा है, कूलिंग का एहसास, बॉडी से उसको एब्जॉर्ब करके, कॉटन के कपड़े जो हमारी बॉडी से स्वेट है उसको एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कराने में ईजी करता है उसको, ठीक है, कि वो जल्दी सूख जाए हमारा जो स्वेट है, तो वो ईजी इवेपोरेशन का कारण बनते हैं कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। वाई डू वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड, मतलब वही मैंने आपको बताया कि जो ग्लास होता है उसके आसपास जो वाटर ड्रॉप्स इकट्ठे होते हैं, वो आसपास से ठंडा जो ग्लास है, वाटर मतलब जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी लूज़ करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आकर जम जाते हैं ग्लास के साइड में, इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स हमें ग्लास के सर्फेसेस पे दिखाई देती हैं, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर द क्लास, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, बट इसमें क्या है कि प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है या ये बोस BEC इसको बोलते हैं, BEC, ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ जो मैटर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।